यूकेपीएससी की रद्द हो सकती है ई और जेई भर्ती, सीएम धामी बोले गड़बड़ी करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। एनडीएमए की बैठक आज, संस्थानों प्रतिनिधियों के साथ जुड़ेंगे यूएसडीएमए के अधिकारी। आम बजट की खूबियां बताएंगे रविशंकर प्रसाद, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी भाजपा। रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को 5,004 करोड़ की सौगात, दून हरिद्वार स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। विश्व कैंसर दिवस आज, उत्तराखंड में बनेगा कैंसर नियंत्रण बोर्ड, उपचार के लिए सरकार बना रही प्रभावी रणनीति। चार धाम की 9 दिन में पूरी होगी यात्रा, नहीं बढ़ेगा किराया, परिवहन विभाग की बैठक में बना प्लान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बड़ी खबर आपको बता देते हैं दिल्ली से, जहां पर जोशीमठ पर एनडीएमए की अहम बैठक है आज। जोशीमठ संकट पर एनडीएमए की दिल्ली में बैठक में कई रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल होंगे। भूदसाव पर जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी होंगे। जोशीमठ संकट पर एनडीएमए की दिल्ली में बैठक। भूदसाव पर जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, एनडीएमए की जल्द ही बैठक होने वाली जोशीमठ को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जोशीमठ के संकट को लेकर आज दिल्ली के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक चालू हो चुकी है, जिसके अंदर चमोली के डीएम और उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव है वो इस बैठक में शामिल है। क्योंकि जो आज लगातार जो 1 महीना हो गया जिसको लेकर 8 केंद्रीय टीमें बनाई गई थी, जिसमें से 5 ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और 3 टीम और रही थी। तो आज वैज्ञानिकों की जो टीम है वो रिपोर्ट का सर्वे कर आज दिल्ली के अंदर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिपोर्ट सौंपेगी। पता लगाया जा सकेगा क्या अब भी वो जो भू प्रसाद की स्थिति है वो किस कारण हुई थी, क्या पानी रिस रहा है और किस कारणों से पानी रिस रहा है, तब तक जो यहाँ के लोग हैं जाएगा। इसको लेकर लगातार 1 महीने से टीम थी वो उस पर रिसर्च कर रही थी और जिसको लेकर आज एनडीएमए को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और वही जो भी रिपोर्ट है सरकार के द्वारा अभी जानकारी मिलने के रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक किया जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर अभी आगे कई तरह के कार्य करने जिसको लेकर वहाँ लोगों को दोबारा से विस्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल कुलदीप, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर ब्यूरो चीफ राजेश जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? एनडीएमए की बैठक हो रही है जोशीमठ को लेकर। अगर हम बात करें तो जैसे कि कहा जा रहा था डबल इंजन की सरकार है जिसका दमखम हम देखेंगे, और कहीं ना कहीं अब ऐसे संकट की घड़ी में केंद्र सरकार जो है वो भी पूरी मदद करना चाहती है जोशीमठ के लोगों की। बिल्कुल यशी, देखिए मैं बता दूं कि जो एनडीएमए की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो निगाह है वो प्रदेश के लोगों की और खास तौर से जोशीमठ के लोगों की वो इस समय इस बैठक को लेकर के खास तौर से बनी हुई है। और क्योंकि ये देखिए इसमें से लगभग 7 से 8 ऐसी टीमें थी जो भूवैज्ञानिक थे, जो भूधसाव की स्थिति का जायजा जो है वो उन्होंने लिया है, अध्ययन लिया है। और उसके साथ साथ कई ऐसे टीमें थी जो क्या वहां पर जोशीमठ रहने लायक है या उसकी स्थिति अभी आगे दिक्कत हो सकती है या पूरे जोशीमठ को शिफ्ट किया जा सकता है। तो कहीं ऐसे महत्वपूर्ण कारण है जिसका अध्ययन जो है वहां के वैज्ञानिकों ने किया है और वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट जो है एनडीएमए को दी गई है। और एनडीएमए आज जो है उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस एस संधू और उसके साथ साथ जो है आपदा प्रबंधन विभाग के जो सचिव हैं उनके साथ साथ और जो डीएम है खासतौर से चमोली के, वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे। हालांकि ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है वो आयोजित की गई है और इसमें तमाम आला अधिकारी चाहे वो केंद्र से जुड़ी टीमों के हों या फिर राज्य सरकार की टीमों से जुड़े हों
तो तमाम अधिकारी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकल के आता है इसको सार्वजनिक तौर पे अभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा क्योंकि कोई भ्रामक स्थिति जो है वो जोशीमठ के लिए, इस प्रदेश के लिए ना पैदा हो। फिलहाल अभी अध्ययन जो भूवैज्ञानिकों ने किया है, वैज्ञानिकों ने किया है, उसका अध्ययन पर अब सरकार ये आगे निर्णय लेगी कि वाकई ही जोशीमठ में रहने वाली स्थिति है या नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि विस्थापन को लेकर के एक बड़ी सरकार की पहल रही है। विस्थापन के लिए कई ऐसी जगह है जिनको चिन्हित किया गया है जो पहाड़ी क्षेत्रों में, खासतौर से जो जोशीमठ के इलाकों के आसपास, जहां पर इन लोगों को जो वहां पर भूधसाव की चपेट में जो घर आए हैं, खासतौर से उन परिवार को कहाँ विस्थापित किया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो दिल्ली में इस समय शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो है जैसे मैंने बताया यशी की ये एक बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि सबकी निगाह इसीलिए है क्योंकि लगातार जोशीमठ में जिस तरीके से भूधसाव की स्थिति जो है भयावह हो चुकी थी, क्योंकि 1 जनवरी से लगातार जो जैसे ही नए साल की शुरुआत होती है जैसी, तो उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि भूधसाव की स्थिति से कहीं ना कहीं भयावह स्थिति जो है लोगों के बीच में बन गई थी। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर के धामी सरकार सख्त रही है और धामी सरकार ने हर संभव मदद जो है वो अपने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी देने का आश्वासन जो है वहां की जनता को दिया है। लेकिन देखिए अब वो स्थिति ये बनती है क्योंकि अब सरकार के पास, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो लगभग 90 से 95 दिन अब शेष रह चुके हैं जो 4 धाम यात्रा की शुरुआत होनी है। और जोशीमठ एक 4 धाम यात्रा का एक मुख्य पड़ाव इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि वो बद्रीनाथ को कनेक्ट करता है। और तो बद्रीनाथ से में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो हर साल इस समय आते हैं। और इस बार भी जो है कहीं ना कहीं धामी सरकार ने जो टारगेट लगाया है वो पिछले साल से भी बेहतर और बड़ी संख्या में सुरक्षित और सुगम यात्रा करने का लक्ष्य जो है वो धामी सरकार लेकर के चल रही है। और धामी सरकार यही चाह रही है कि जो जोशीमठ का रास्ता है, फिलहाल देखिए अभी निर्माण कार्य वहां पर पूर्ण रूप से बंद है क्योंकि एक बाईपास भी वहां पर हेलन बाईपास भी जो है वहां पर बन रहा था, लेकिन फिलहाल उसका भी कार्य जो है वो वहां पर रोका गया है। टनल का कार्य जो है वहां पर रोका गया है क्योंकि वहां के ग्रामीणों ने लगातार इसका विरोध जताया था कि शायद इसकी वजह से जो है भूधसाव की स्थिति जोशीमठ में बनी है। अब इस सारी चीजों को देखते हुए आज जो एनडीएमए की जो बैठक है उसके बाद सरकार का निर्णय क्या आता है कि यात्रा भी सरकार को करानी है। राजेश जी देखिए बड़ी चुनौती है सरकार के सामने क्योंकि 4 धाम यात्रा भी है और सरकार ने कहा है कि सुचारू रूप से ये 4 धाम यात्रा चलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीएमए की जो बैठक है ये महत्वपूर्ण हो जाती है बहुत सारी चीजों को देखते हुए। निश्चित तौर पे यशी देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अब शेष 90 से 95 दिन शेष रह चुके हैं और 4 धाम यात्रा के कपाट यानी खासतौर से बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवभूमि में आते हैं। और देखिए मुख्य पड़ाव जो है जोशीमठ से होता है बद्रीनाथ यात्रा का, जहां पर हेलन बाईपास हालांकि बन रहा था लेकिन फिलहाल उसको रोका गया है। उसके जो भी जोशीमठ में निर्माण कार्य हो रहे थे फिलहाल उस पर रोक लगाई गई है। लेकिन आज जो डिसीजन निकल के आता है, जो मुख्य सचिव है एस एस संधू और साथ में जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं या जिला अधिकारी चमोली के हैं, तो इस बैठक में क्या डिस्कस निकल के आता है कि यात्रा को किस तरीके से कराया जाएगा या जोशीमठ कितना सुरक्षित है इस समय अगर सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि भूधसाव की स्थिति से कोई वंचित नहीं है क्योंकि सभी लोगों ने उस स्थिति को ग्राउंड जीरो पे हम लोगों ने देखा है और ग्राउंड जीरो पे स्थिति जो है काफी भयावह है। और इसी का निर्णय जो है आज जितने भी साइंटिस्ट टीमें रही है 7 से 8 टीमों को ने इस पूरे जोशीमठ को लेकर के खासतौर से अध्ययन किया है और इस अध्ययन में टीमें जो है आज एनडीएमए को जो है अपनी रिपोर्टें सौंपेगी और उसके बाद सरकार के जो मुख्य सचिव है उनसे भी वार्ता करेगी कि आखिरकार क्या स्थिति जो है इस समय जोशीमठ की है और किस तरीके के राहत के साथ साथ और तमाम जो चीजें हैं उनको जो है प्रमुखता दी जाए। और इसके साथ साथ देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो बैठक है उसके बाद जब निर्णय निकल के आएगा फिर सरकार की स्थिति क्या होगी ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन अभी इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और बात यशी ये भी है कि क्योंकि जो ये डिस्कशन है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है ये डिस्कशन किया जा रहा है और ये अभी बिल्कुल गुपचुप रहेगा, सीक्रेट रहेगा, क्योंकि इसको सार्वजनिक तौर पे जो है इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है स्थिति यही है कि अभी बैठक जो है वो दिल्ली में चल रही है और जोशीमठ के हालातों को लेकर ठीक है। राजेश जी वापस आएंगे आपके पास, कुलदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप जी ये बैठक कितने बजे शुरू होगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
जी देखिए, जैसे बताऊँ बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि बैठक 1:30 बजे के बाद शुरू होनी थी और लगातार जो उत्तराखंड के जो अधिकारी है, मुख्य सचिव और दिल्ली से जो केंद्रीय आपदा के अफसर है, वो लगातार इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को करने में लगे हुए हैं। वही एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जोशीमठ को लेकर 1 महीना हो गया, जिससे सरकार की धीमी चाल को देखते हुए वहाँ लोगों ने आज जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, जिसको लेकर लोगों की मांग है कि वहाँ जो सरकारी धर्मशालाएं थी या सरकारी भवन था, उसमें कब तक रहना पड़ेगा, क्योंकि गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे ऐसे जो ठंड का टाइम है और ऐसे जो सराय है उनमें रहने को वो मजबूर है, क्योंकि सरकार जिस धीमी रफ्तार से काम कर रही है उसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी आज देखने को मिल रही है। इसलिए उन्होंने 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया है, जो अभी चल रहा है। तो थोड़ी देर बाद धरना खत्म करके वो लोग सीधा सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को विस्थापित किए जाने की तैयारी करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि जोशीमठ पर एनडीएमए की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। 1 बजे ये बैठक शुरू होनी थी और ये बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। तमाम अहम बिंदुओं पर आज बातचीत की जाएगी। और लक्सर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा। रंजीतपुर रायघटी गांव के जंगल में माफिया पर कार्रवाई। कच्ची शराब निकालते पुलिस ने दबोचा। 1000 लीटर लहन और 40 लीटर शराब बरामद की गई है। शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा। 1000 लीटर लहन और 40 लीटर शराब बरामद की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कच्ची शराब निकालने के लिए पुलिस से दबोचा। 1000 लीटर लहन, 40 लीटर शराब बरामद। शराब माफिया पर कसा शिकंजा। रंजीतपुर रायघटी गांव के जंगल में माफिया पर कार्रवाई। और इसी बीच आपको हरिद्वार से खबर बता देते हैं। हरिद्वार आपको बता दें कि सीएम धामी पहुंचे। हरिद्वार परिवार सहित पहुंचे सीएम धामी। हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी। बेटे दिवाकर पत्नी के साथ पहुंचे। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण रहे मौजूद। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को रखा गया गोपनीय। बेटे दिवाकर प्रभाकर धामी का हुआ यज्ञोपवीत संस्कार। कार्यक्रम को रखा गया गोपनीय। सीएम धामी परिवार सहित पहुंचे हरिद्वार। कार्यक्रम को रखा गया गोपनीय। खबर आपको बता रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार सहित पहुंचे हरिद्वार। आपको बता दें कि उनके बेटे दिवाकर का यज्ञोपवीत संस्कार था, जिसमें पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। बेटे दिवाकर प्रभाकर धामी का हुआ यज्ञोपवीत संस्कार।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राम गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए यही क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक जिस तरीके से देर रात पहले हरिद्वार पहुंचे और डामकोठी पर रुके और उसके बाद हर की पौड़ी पर आज सुबह ही गंगा घाट पर उनके छोटे पुत्र है दिवाकर धामी और प्रभाकर धामी, यानी कि दोनों का योगी पवित्र संस्कार संपन्न कराया गया। इसी को लेकर के लेकिन ये जो धामी जी का जो कार्यक्रम था वो बिल्कुल गोपनीय रखा गया था। नहीं गोपनीय इस तरह ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं उनको भी ये जो इनके कार्यक्रम के आने की सूचना नहीं थी। जी बिल्कुल। रामगोपाल जी, अभी फिलहाल मौजूद हैं हरिद्वार में मुख्यमंत्री या फिर वहां से रवाना हो चुके हैं? बिल्कुल, यही देखिए उनका जो दोनों बेटों का जो योग पवित्र जो संस्कार कार्यक्रम था उसके बाद समापन होने के बाद हर की पौड़ी से वो सीधे जो है देहरादून के लिए निकल गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि बेटा दिवाकर प्रभाकर धामी का हुआ यज्ञोपवीत संस्कार और वहां से रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा और राजीव गांधी की शहादत को लेकर जो बयान दिया गया था उसके बाद से ही कांग्रेसी आक्रोशित है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह ने गणेश जोशी के बयान की जमकर निंदा की। साथ ही गणेश जोशी को सड़क छाप गुंडे जैसा बयान देने वाला मंत्री भी बताया। दुनिया ने इसको देखा है कि जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर हमला हुआ, उनकी शहादत हुई, राजीव गांधी जी की शहादत हुई, उस शहादत को पूरी दुनिया नमन करती है, प्रणाम करती है। लेकिन प्रदेश में मंत्री के पद पर विराजमान जरूर हैं गणेश जोशी, लेकिन उनका बौद्धिक स्तर और उनके द्वारा कही गई बात कहीं लगता नहीं है कि एक मंत्री ने बयान दिया है। ऐसा लगता है कि जैसा कोई सड़क छाप गुंडा कोई बात कह रहा हो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी पेपर लीक घोटाले के बाद यूकेपीएससी में एई और जेई परीक्षाओं में शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे। एसआईटी हरिद्वार की जांच के बाद कनखल थाने में यूकेपीएससी एई और जेई परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में 9 लोगों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि एई और जेई परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा इस मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। हरिद्वार एसआईटी द्वारा जांच में प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य सामने आए जिसमें पेपर में गड़बड़ी होने के आसार लग रहे हैं। परीक्षा को लेकर कुछ शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा इसमें विस्तृत जांच के आदेश दिए गए थे। इसकी जांच जो है एसआईटी हरिद्वार द्वारा की जा रही थी। प्रथम दृष्टया इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य है जो इस परीक्षा में कहीं ना कहीं चूक की ओर इंगित कर रहे थे, जिससे शासन को तत्काल अवगत कराया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके क्रम में आज थाना कनखल पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को अल्मोड़ा पहुंचे। या उन्होंने अल्मोड़ा नगर में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में नगर के बाजार में सैकड़ों कांग्रेस जनों के साथ भागीदारी की। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कार्यक्रम के जरिए गांव-गांव घर-घर जाकर सरकार के विफलताओं को गिनाएगी और इसके लिए कांग्रेस और सरकार की चार्जशीट बनाई जा रही है, जिसमें सरकार के कार्यकाल की सभी विफलताओं को उजागर कर हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। 2024 के चुनाव में सरकार को जड़ से उखाड़ने का कार्य किया जाएगा। अब हम प्रदीप जी और इन सब की देखरेख में, मनोज गोविंद जी कुंजवाल जी आदि सब की देखरेख में एक स्थानीय लोकसभा क्षेत्र वाइज भी चार्जशीट बनाएंगे, उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सारे गांवों को, सारे बूथों तक पहुंचे और सारे लोगों तक अपनी अर्जी को लगाएं, ताकि 2024 में लोगों को निर्णय लेने में सुविधा हो सके और ये सरकार का विफल चेहरा राज्य के लोगों के सामने और देश के लोगों के सामने आ सके। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के पर्यटन व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बलखेत क्षेत्र में शुरू हुई साहसिक खेल गतिविधियों का लुत्फ उठाते हुए साहसिक खेल का पर्यटन की दशा सुधारने का जरिया बताया। सतपाल महाराज ने साहसिक खेलों को हरी झंडी दिखाकर साहसिक गतिविधि का शुभारंभ किया।
सतपाल महाराज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर साहसिक खेलों से पहाड़ी जलों की दशा बदली जा रही है। एडवेंचर स्पोर्ट का लुत्फ उठाने के लिए अब पर्यटन लैसडाउन से वापस लौटने के बजाय बिलखेत में भी पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। महाराज ने कहा कि न्यार घाटी में पर्यटन की संभावना बढ़ाने के जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किए जाएंगे, जिससे कैंकिंग और राफ्टिंग शामिल है। सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटक पौड़ी पहुंचकर हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला का दीदार भी पहाड़ के रमणीक स्थल पहुंचकर कर सकते हैं। हमारे लैंसडाउन में पर्यटक आ रहा है और उसके बाद वो सोचता है कि क्या करूं मैं, तो हम चाहते हैं कि ये पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी, ये हमारी जो हमारा फ्लाइंग सफारी है, ये सब जगह यहाँ पर हो। और भी हमारी बहुत सुंदर घाटियाँ हैं और इस प्रकार के स्थान हैं जहाँ हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एयर बलूनिंग भी हो रही है और अपने आप में अगर आप टर्की में कापाडोसिया में जाएं तो हज़ारों बलून्स वहाँ उड़ते हैं। इस प्रकार के बलून्स यहाँ होंगे जिसपे हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी करा सकते हैं और लोग यहाँ की सुंदरता और हिमालय का जो रमणीय दृश्य है, हिमाचलित दृश्य है, बर्फ से ढकी जो पहाड़ियाँ हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यूनियन कार्यकर्ताओं ने गन्ना समिति कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत यूनियन के कई कार्यकर्ताओं ने गन्ना समिति कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद सांकेतिक धरना भी दिया। धरने की अगुवाई कर रहे यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू ने कहा कि सरकार का आम बजट भी आ गया, इसमें भी किसानों के लिए कुछ खास नहीं रखा गया। और सबसे दुखद बात तो यह है कि गन्ना सीजन आधे से अधिक बीत चुका है, लेकिन सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया। भानु ने ज्ञापन दिया है, पहले तो किसानों के बॉन्ड भरने के लिए, बॉन्ड भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कल चीनी मिल से एक लेटर प्राप्त हो गया था, हमने गन्ना प्रेक्षकों को लिख दिया, उसके लिए वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी। दूसरी इनकी मांग है गन्ना मूल्य भुगतान की, वो शासन स्तर का मामला है। मैं शासन स्तर को आज इनकी ज्ञापन भिजवा दूंगा इसके गन्ना मूल्य भुगतान के लिए। प्रमुख मांग है वो तो ये है कि अब तक आधे से ज़्यादा सीजन चला गया, हमारा गन्ने का मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ। तो एक तो गन्ना मूल्य निर्धारण हो। आज सचिव साहब से हमने शुरुआत की है कि डीसी साहब तक, गन्ना आयुक्त तक हमारी बात पहुंचाएं, सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं। दूसरा हमारा मेन मुद्दा था गन्ने की बॉन्डिंग के लिए। गन्ना बॉन्ड की प्रक्रिया सचिव साहब ने आज स्वीकार ली कि आ चुकी है, मिल प्रबंधन के साथ बात हो चुकी और इसी हफ्ते ये बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन सब मांगों के लिए आज हम सचिव साहब का घेराव किया। हाँ, ज्ञापन दिया है और वो प्रक्रिया इन्होंने हमारी मान ली। और इसी बीच आपको चमोली से खबर बता देते हैं। चमोली से खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे भराड़ी सैड। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा परिसर में 1 घंटे किया मौन उपवास। यार्ड साइड की उपेक्षा को लेकर जताया रोष। पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा भी रहे मौजूद। रावत बोले, विरोध में देहरादून विधानसभा के बाहर बैठूंगा उपवास पर। विधानसभा परिसर में 1 घंटे किया मौन उपवास। पूर्व स्पीकर गोविंद कुंजवाल भी रहे मौजूद। पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा भी रहे मौजूद। पुलिस ने रावत को मुख्य विधानसभा परिसर भेजा। पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे भराड़ी सैड। विधानसभा परिसर में 1 घंटे किया मौन उपवास। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।